हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द दिस लेक्चर ऑफ एमसीक्यू ऑन मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल। डजंट मैटर आप जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिकली जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल मेंशन है, उस एग्जाम के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। एज यू नो कि ये हमारा 6 नंबर का लेक्चर है और जैसे कि हम डिस्कस करते आए हैं, यहाँ पे भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हमने कुछ वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं जिसको मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी में पोस्ट किया था या फिर टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, बट उस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने गलत अटेम्प्ट किया है, उनको डाउट भी है, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज भी किया कि यहाँ पे आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। तो उस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। Before starting the lecture, this is the humble request to all of you. Follow Manu Academy on the different platform. अगर जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, आपको डेली एमसीक्यू चाहिए, तो आप मनु एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मनु एकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। दैट आईडी इज मानधाता07। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ना करें, ट्विटर पे मुझे जरूर फॉलो करें, क्योंकि ट्विटर एक एथेंटिकल प्लेटफॉर्म है जहां से आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इन फ्यूचर ये हमारे काम आएगा। नाउ लेट स्टार्ट द लेक्चर। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ग्रॉस व्हीकल वेट। ग्रॉस व्हीकल वेट एग्जैक्टली क्या होता है, तो पहले ये समझ लो आप कि ग्रॉस व्हीकल वेट होता क्या है। वैसे तो बहुत बार मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, इस पे क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड इससे पहले पोस्ट किया हुआ है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया। तो ग्रॉस व्हीकल वेट किसी भी व्हीकल का वो सर्टिफाइड वेट जो आपके आरसी बुक में मेंशन है कि कोई भी व्हीकल मैक्सिमम वेट कितना कैरी कर सकती है, उसमें उस व्हीकल का वेट भी इंक्लूड होता है। उस व्हीकल का खुद का वेट प्लस उस पे जो पेलोड रखा गया है या जो वजन मैक्सिमम जितना रखा जा सकता है, वो सारा इंक्लूड करके हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट। तो ग्रॉस व्हीकल वेट आपको समझ में आ गया। अब डिस्कस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चन को। तो बेस कर्व लोड प्लस पे लोड। तो बेस कर्व लोड क्या होता है, किसी भी व्हीकल का जो इम्पटी लोड होता है, अगर उस पर कोई लोडिंग नहीं है, उस टाइम पे जो व्हीकल का वेट होता है उसे हम कहते हैं बेस कर्व वेट या लोड। और उसमें पे लोड हमने कर दिया, लोडिंग कर दिया, पैसेंजर बैठा दिया जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो उसे हम कहते हैं पे लोड उसका। और ये दोनों मिलके हो जाता है ग्रॉस व्हीकल वेट। ये तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है अनलेडन वेट प्लस पे लोड। अब आप समझ लीजिए पहले अनलेडन वेट क्या होता है। बहुत सारे लोगों को लेडन वेट, अनलेडन वेट और ग्रॉस व्हीकल वेट में कंफ्यूजन होता है। आज मैं एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा, दोबारा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो अनलेडन वेट क्या होता है, दैट इज द टोटल वेट ऑफ द व्हीकल इन वर्किंग कंडीशन। किसी भी व्हीकल के वर्किंग कंडीशन में जो उसका टोटल वेट होता है विदाउट लोड, इवन दो एक्सक्लूडिंग द लोड ऑफ ड्राइवर एंड अटेंडेंट। इन सभी लोगों को वेट को हटा के जो किसी व्हीकल का वेट होता है उसे हम कहते हैं अनलेडन वेट। मतलब वहां पे फ्यूल का जो वेट होता है उसको कंसीडर किया गया है, बट ड्राइवर के या अटेंडेंट के वेट को कंसीडर नहीं किया गया है और उस पर किसी तरीके की लोडिंग नहीं दी गई, तो उसे हम कहेंगे अनलेडन वेट। अब बहुत सारी व्हीकल्स ऐसी भी होती हैं जिसमें एक सेपरेट बॉडी पार्ट भी लगाए जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी व्हीकल है जैसे ट्रैक्टर है, तो उसमें जो मैक्सिमम वेट की एसेसरीज होगी, जो बॉडी पार्ट का मैक्सिमम वेट होगा, उसको इंक्लूड करके उस व्हीकल का अनलेडन वेट काउंट किया जाएगा। मतलब जो हैवीएस्ट एसेसरीज होगी उसकी, उसके साथ उसका अनलेडन वेट कैलकुलेट किया जाएगा। और पे लोड आप समझ गए हो, पे लोड मतलब उस पर मैक्सिमम लोडिंग जितना की जा सकती है। तो ये भी सही है, ये भी दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ग्रॉस व्हीकल वेट लोड। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका है अनलेडन वेट एंड लेडन वेट, बहुत सारे लोगों ने इसको टिक किया था। अब इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अनलेडन वेट 2 बार इंक्लूड हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, पहले देखते हैं कि लेडन वेट किसे कहते हैं। तो लेडन वेट क्या होता है एग्जैक्टली, जो हमारे व्हीकल का अनलेडन वेट होता है और उस पे जो लोड होता है। अब यहाँ पे जो लोड है दैट इज नॉट अ मैक्सिमम। इसको एक एग्जांपल से समझिए आप। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि फिर लेडन वेट या लेडन वेट और ग्रॉस व्हीकल वेट में क्या डिफरेंस है। सपोज करिए कि आपकी व्हीकल है जिसका वेट है, सपोज करिए 500 kg, किसी व्हीकल का वेट है 500 kg। इस पे मैक्सिमम लोड जो लगाया जा सकता है सपोज कर लीजिए वो है 1000 kg। तो अब इस व्हीकल का जो ग्रॉस व्हीकल वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 1500। ठीक है, इतना केजी हो जाएगा। नाउ अगर हम ये कह दें कि सपोज करिए ये व्हीकल 1000 नहीं, कुछ 500 kg या 600 kg या 700 kg लोड ही कैरी कर रही है, अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से कम लोड कैरी कर रही है, उस टाइम पे इस व्हीकल का लोड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम कहते हैं लेडन वेट। तो जो लेडन वेट होता है
वो या तो ग्रॉस व्हीकल वेट से कम रहेगा, ये ग्रॉस व्हीकल वेट के इक्वल भी हो सकता है। जब ये लेडन वेट मैक्सिमम होगा, जितना मैक्सिमम वो व्हीकल कैरी कर सकती है अगर उतना होगा तो वो ग्रॉस व्हीकल वेट के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 500 की कैपेसिटी लेते हैं कि 500 वो कैरी कर रहा है बट उसकी कैपेसिटी 1000 है, तो यहाँ पे लेडन वेट जो है दैट इज 1000, बट इस व्हीकल का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो है 1500। तो ये डिफरेंस होता है लेडन वेट और ग्रॉस व्हीकल वेट में। और ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि अनलेडन वेट में ऑलरेडी लेडन वेट में ऑलरेडी एक बार अनलेडन वेट कैलकुलेट किया गया है और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया गया है, तो ये 2 बार हो गया। और वैसे भी लेडन वेट मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम लोडिंग नहीं होती है उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जितना व्हीकल लोड कैरी कर रही है उसको हमारे व्हीकल के कर्व वेट के साथ या अनलेडन वेट के साथ जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है लेडन वेट। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दैट इज ए एंड बी बोथ आर ट्रू, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ई करेक्ट नहीं होगा, तो ऑल नहीं है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेडन वेट, अनलेडन वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड दैट एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट इज क्रिएटेड बाय, इसको क्रिएट किसने किया था? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है दैट इज ए। कौन क्रिएट करता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कोऑर्डिनेट करता है, दोनों को एडवाइस भी करता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल इज, नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल क्या है? तो ये एक तरह की अपेक्स बॉडी है, टेक द पॉलिसी डिसीजन इन द मैटर ऑफ रोड सेफ्टी, तो जो भी रोड सेफ्टी का मैटर होता है उन सभी में ये डिसीजन लेती है, बताती है कि आपको ये करना है, ये करना है, जो भी पॉलिसी बनाना है, तो एक तरह की अपेक्स बॉडी है टू मेक द पॉलिसी डिसीजन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था और इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर किया था। गलत आंसर इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मैंने सी ऑप्शन ऐड कर दिया। मैंने ये ऑप्शन जानबूझ के ऐड किया, मुझे पता था कि ये सारे ऑप्शन तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, बस इसमें प्रेडिक्ट करने में आपको तकलीफ होगी, इसीलिए मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया और ऑप्शन जो सेलेक्ट किया था वो किया था डी। इसको डिस्कस करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड गिव द एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे नाम में लिखा है नेशनल रोड सेफ्टी, तो आप फट से कैच कर लेते हो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, बी इज करेक्ट क्योंकि ये भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, किसी हद तक हमारे व्हीकल में नई टेक्नोलॉजी आएंगी तो उससे रोड सेफ्टी इंप्रूव होगा, जैसे कि एबीएस हुआ, चाहे हमारे सिस्टम में डिजिटल टेक्नोलॉजी हुई, एयर बैग हुए, तो ये सारे रोड सेफ्टी से रिलेटेड हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन को प्रेडिक्ट नहीं किया आपने क्योंकि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग में लगा कि इसका क्या काम है। देखो एग्जैक्टली होता क्या, ये भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड ही है। किस व्हीकल को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा? सपोज करिए वो व्हीकल मैकेनिकली फिट नहीं है, उसको आपने रजिस्ट्रेशन दे दिया और वो एक्सीडेंट करेगी, तो ये भी एक तरह से रोड सेफ्टी से रिलेटेड ही है। उसका इंस्पेक्शन कैसे होना चाहिए, उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, लाइसेंस किसको देना चाहिए, किस टाइप का टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए, कितना टाइम पे रिन्यूएबल होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी पॉलिसी की बात हो गई, तो यहाँ पे भी ये एडवाइस करता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन था आपका वो ई था, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन द रोड सेफ्टी, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने गलती किया। गलती इसलिए किया कि मैंने जो वीडियो बनाया था वहां पे मेंशन किया था कि जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मेजर कमिटीज हैं वहां पे चेयरमैन चेंज भी हो सकते हैं। तो जब कभी भी आपका एग्जाम हो, चूंकि एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तो एक बार जो मेजर कमिटीज हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी है, अभी के लिए वहां का जो चेयरमैन है वो जस्टिस अभय मनोहर है, ये बेसिकली रिलीव हो गए हैं वहां से। जैसे कि एनजीटी है, इस टाइप की जो मेजर कमिटीज हैं, चाहे नेशनल काउंसिल हो, इस टाइप की कमिटीज के आप क्या करोगे, चेयरमैन जो है वो याद करके जाओगे। एक बार रिसेंट चेयरमैन कौन है वो देख के जाओगे। अगर आपसे फर्स्ट चेयरमैन पूछता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके तभी आंसर करना है कि वो फर्स्ट चेयरमैन पूछ रहा है, करंट चेयरमैन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि कितने नाम याद रखें, तो आपको सारे नाम या नहीं याद करने हैं। जो मेजर कमिटीज हैं उन्हीं के करंट चेयरमैन और जो फर्स्ट चेयरमैन है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज 156, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री सिंस, कब से ये इंप्लीमेंट की गई है पूरे कंट्री में? तो यहाँ का जो ऑप्शन है दैट इज ए, सितंबर 2019 से इंप्लीमेंट की गई है। तो ये डेट आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड बहुत सारी डेट हैं कि कब ये पास की गई, हमारे पार्लियामेंट से कब पास की गई, इनेक्ट कब की गई, ये सारी चीजें हैं, बट वो सारी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्रू आउट कंट्री कब ये इंप्लीमेंट हुई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेक्शन 162 ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट डील्स विद, बेसिकली ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। आपका चैप्टर पूरा चेंज हो गया इंश्योरेंस का, मैंने जो पुराना चैप्टर कराया है अभी जो अमेंडमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस का चैप्टर नया इंसर्ट किया गया है, उसको करवाना बाकी है। तो बेसिकली ये बात क्या करता है, स्कीम फॉर द गोल्डन आवर, जो हमारा सेक्शन 162 है ये बात करता है स्कीम फॉर द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर में क्या क्या स्कीम होनी चाहिए, तो वहीं पे एक स्कीम है कि कैशलेस ट्रीटमेंट होने चाहिए गोल्डन आवर में, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका। बेसिकली ये जो खर्च है ये सरकार उठाती है, कुछ पे नहीं करना पड़ता है जो भी विक्टिम है। इसलिए सारे हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट की केस आती है तो आप उसको ट्रीट करोगे बिना पैसे मांगे। पहले क्या होता था कि अगर चलो रिफंडेबल भी है, इंश्योरेंस कंपनी रिफंड करेगी या कोई भी, तो पहले आपको पैसा देना पड़ता था, बाद में वो रिफंड आता था। तो इससे लोग हेजिटेट होते थे, कई लोग नहीं करवाते थे, कोई एडमिट करने नहीं जाता था, उससे पैसा मांगते। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, गुड समरिटन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे सरकार ने यही कह दिया कि आप कैशलेस ट्रीटमेंट करोगे, बाकी जो आपका रिफंड है आप गवर्नमेंट से क्लेम करोगे, मतलब हॉस्पिटल गवर्नमेंट से डायरेक्टली क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 158, ऑन द कंट्राडिक्शन ऑफ सेक्शन 149A द फाइन विल बी। अगर आप सेक्शन 149 को वायलेट करते हो तो आपको क्या फाइन पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, और ये ऑप्शन भी मैंने ध्यान से बनाया हुआ है देख के कि यहाँ पे एक्सेस पैसेंजर पे फाइन लगती है या फिर टोटल पैसेंजर पे फाइन लगती है। यहाँ पे दो तरीके की फाइन्स हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। पहली तो फाइन है लोड के ऊपर, ठीक है। अगर कोई व्हीकल है जो लोड कैरी करती है, पैसेंजर कैरी नहीं करती है, तो उस व्हीकल को 20,000 एडिशनल पे करना होता है अगर वो एक्स्ट्रा लोड लेके जा रही है तो, और 2,000 रुपीज पर टन पे करना पड़ता है जो एक्सेस है, ठीक है। पर टन मतलब जो एक्सेस वेट है उसको पे करना पड़ता है, और ये पे करने के बाद जो एक्सेस वेट है वहीं पे उसको हटाना भी पड़ता है, उसको लोडिंग का खर्चा, उसको अनलोडिंग का खर्चा सारा उन्हीं को पे करना पड़ता है। तो ये हो गया लोड के कंडीशन में। यहाँ पे पैसेंजर ऑप्शन जो है आपका, कहीं पे लोड नहीं दिख रहा है, पैसेंजर दिख रहा है। तो पैसेंजर के केस में ये फाइन है 200 पर एक्सेस पैसेंजर, ठीक है। पर पैसेंजर नहीं करना है आपको, एक्सेस पैसेंजर मतलब जितना ओवरलोडिंग है, जितने पैसेंजर जाते हैं उसके हिसाब से 200 पर पैसेंजर पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज 159, ये मैक्सिमम लोगों ने सही किया था, इसको मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। AHO स्टैंड फॉर, बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन मुझे पोस्ट करने का मीनिंग यही है कि आपको ये समझना है कि कहीं पे भी अगर एक्रोनिम्स है इस टाइप के, ठीक है, बनाए गए हैं, तो वो एक्रोनिम्स आपको याद रखना है, आपसे फुल फॉर्म उनके पूछे जा सकते हैं। तो जहां भी आपको इस टाइप के इससे रिलेटेड या फिर मोटर व्हीकल एक्ट में या रेगुलेशन में कहीं भी आपको एक्रोनिम्स मिले तो उसका आप देख लोगे कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन। बेसिकली ये बाइक के लिए ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट सेफ्टी कमेटी द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंसीडर बाय द सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन द रोड सेफ्टी, इनमें से क्या क्या मेजर्स कंसीडर किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के कमेटी द्वारा। तो मेडिकल केयर सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप सारे डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल केयर सेंटर बनाइए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका, यूनिवर्सल एक्सीडेंटल हेल्पलाइन नंबर बनाइए कि कहीं से कोई भी एक ही नंबर पे डायल करे तो बेसिकली उसको हेल्प मिल पाए। बहुत सारे नंबर होते हैं तो लोगों को कंफ्यूजन होता है, याद नहीं रहता, तो इसलिए एक यूनिवर्सल एक्सीडेंटल नंबर बनाने के लिए कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। परमानेंट रोड सेफ्टी सेल बनाइए, ठीक है, जो बेसिकली एनालाइज करे कि एक्सीडेंट के कॉज क्या हैं, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, एनालिसिस करे, रिसर्च करे उसके बारे में। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन थी ये सारे मेजर्स थे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका डी करेक्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो थियरी है उसको थोड़ा सा आप थॉरोली पढ़ोगे, जैसे कि मैंने पढ़ाया भी है, ताकि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाए या बेसिक क्वेश्चन, एकदम से बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट पूछा ही ना जा, तो भी आप उसको आंसर कर पाओ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 161, स्टेट रोड ऑडिटर एग्रीगेटेड बाई, किसके द्वारा एग्रीगेट किया जाता है ये। बेसिकली जो स्टेट के रोड होते हैं वो ऑडिट होने चाहिए, एक ऑडिटर होता है, और वो ऑडिटर का काम कौन करता है, कोई भी एजेंसी कर सकती है जिसके पास नेशनल रोड सेफ्टी ऑडिट बोर्ड का परमिशन हो, अप्रूवल, उसको अप्रूवल लेना पड़ता है यहाँ से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 162, ऑल रोड प्रोजेक्ट, ये अभी रिसेंटली मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। तो ऑल रोड प्रोजेक्ट कॉस्ट मोर देन 10 करोड़ एंड प्रोजेक्ट लेंथ इज 5 मस्ट बी एग्रेडेटेड बाय द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। तो चूंकि क्वालिटी को इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो करना है, इसलिए जो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड है वो ऑडिट करेगा जो भी
इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं सारे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज 163, आर कमर्शियल व्हीकल हैविंग ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, इंटर स्टेट परमिट एंड नेशनल परमिट, इस टाइप की परमिट जिनके पास होती है उनकी मैक्सिमम स्पीड इन द सिटी रोड क्या होनी चाहिए? तो दैट स्पीड इज स्पेसिफाइड कर दिया गया है, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चेंजेस है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 164, ए हैवी व्हीकल और स्पीड रिस्ट्रिक्टेड व्हीकल शुड बी ड्रिवन विच साइड? क्योंकि ये आपका ड्राइविंग रेगुलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। ड्राइविंग रेगुलेशन का चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़े होते हैं सारे क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हो। तो कोई भी हैवी व्हीकल है या फिर कोई ऐसी व्हीकल है जिसकी स्पीड रिस्ट्रिक्टेड की गई है, बहुत सारे व्हीकल की स्पीड रिस्ट्रिक्टेड है, आगे डिस्कस करेंगे हम। तो वो कहाँ पे चलेंगे? एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। ठीक है, मल्टी लेन भी हो तो कहाँ चलेंगे? वो लेफ्ट साइड का जो लेन है उसमें ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इफ यू आर मर्जिंग फ्रॉम द नेशनल हाईवे टू द स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड द राइट ऑफ वे, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया, इससे पहले भी हमने किया हो, बट नेवरदलेस याद नहीं रहता है कौन सा क्वेश्चन किया हमने। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज बी करेक्ट होगा। राइट टू वे किसके पास होगा, किसको पहले जाने का राइट है? तो दैट इज स्टेट हाईवे या फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे। सपोज करिए जंक्शन आ गया, ये आपका स्टेट हाईवे है, ये आपका नेशनल हाईवे है, इधर से स्टेट हाईवे आ रहा है, आप इधर से जा रहे हो, तो जो राइट टू वे होगा पहले इसके पास होगा। सपोज करिए यहाँ पे सिग्नल लगा है तो उस केस में नहीं होगा, सिग्नल लगा है तो जिसके पास सिग्नल है वो जाएगा। अगर सिग्नल्स नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, तो राइट टू वे किसके पास होगा? जो स्टेट हाईवे से आ रहा होगा उसके पास होगा, या डिस्ट्रिक्ट जो हाईवे हैं उनके पास होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सडनली ब्रेक विदाउट अ कंपेलिंग रीजन इज, आप सडनली ब्रेक लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो? तो सडनली ब्रेक लगाना परमिसिबल नहीं होता है, ये रूल्स है, आप सडन ब्रेक अपने व्हीकल में नहीं लगा सकते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कीओस हो जाएगा रोड पे, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, किसी की डेथ भी हो सकती है, तो परमिसिबल गलत है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, आप सडन ब्रेक नहीं लगा सकते, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ये भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक सही है, अगर कोई आपके पास वैलिड रीजन है तो ये ऑप्शन भी सही होगा, डी। तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन भी हो सकता है, तो आपके विजडम के हिसाब से आंसर करना। अगर ये दोनों ऑप्शन है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी होगा। अगर यहाँ पे दिया है बी सी तो इस हिसाब से होगा, दोनों हो सकते हैं बट प्रोहिबिटेड है इन जनरल। कोई इमरजेंसी है तो आप लगा सकते हो, तो यहाँ पे सी और बी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने उस टाइप से ऑप्शन बनाया नहीं, भूल गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, Which of the following guideline have to follow on level crossing? लेवल क्रॉसिंग मतलब रेलवे क्रॉसिंग पे कौन कौन सी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है? तो फर्स्ट है स्लो डाउन द व्हीकल अप्रोचिंग द रेलवे क्रॉसिंग, नो पार्क, व्हीकल को आप वहां पे पार्क नहीं कर सकते हो, नॉट ओवरटेक विद इन द बैरियर, आप किसी व्हीकल को वहां पे ओवरटेक नहीं कर सकते हो जब आप क्रॉसिंग को अप्रोच कर रहे हो। तो यहाँ पे ये सारे रूल आपको फॉलो करने होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, देखिए मैं ऑल ऑफ एबव या फिर ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन इसलिए लेता हूं ताकि यहाँ से मैक्सिमम चीजें आप सीख पाओ। यहाँ पे मैं दूसरे ऑप्शन भी डाल सकता था तो आपको शायद तकलीफ होती यहाँ पे सर्च आउट करने में कि यहाँ पे ऑप्शन कौन है, बट मैंने यहाँ पे ये देखा कि आप मैक्सिमम चीजें यहाँ पे समझ जाओ कि क्या क्या प्रोहिबिटेड है, क्या क्या परमिसिबल है, ताकि आप क्वेश्चन किसी भी टाइप का बने तो आप कर पाओ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 168, Which of the following guideline have to follow when entering the tunnel? किसी टनल को अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो कौन कौन सी गाइडलाइन आपको फॉलो करना होता है? स्विच ऑन द डिप लाइट, ठीक है, ये करना होता है आपको। ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड, डेफिनेटली नॉट अलाउड होता है, ओवरटेक नहीं कर सकते आप टनल में। व्हीकल को अपने स्टॉप नहीं कर सकते, आप पार्क नहीं कर सकते, ये सारी चीजें अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ एबव होगा। मेरा नेचर है इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे नेचर की वजह से आप जय माता दी कर रहे हो कि ऑल ऑफ एबव तो और आप सही हो जा रहे हो, तो इस टाइप से नहीं करना, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ओवरटेकिंग ऑफ व्हीकल? इनमें से कौन सा ट्रू है? तो फर्स्ट, ओवरटेकिंग ओनली फ्रॉम द राइट, ठीक है, आप केवल राइट से ओवरटेक कर सकते हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे सही है। ओवरटेक ओनली फ्रॉम द लेफ्ट, इसको शायद बहुत सारे लोगों ने डिनाई करें कि ऐसा नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं करते हैं, हम हमेशा राइट से ही ओवरटेक करते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे प्रोबेबली सही हो सकते हैं। अगर मल्टी लेन नहीं है तो आपको केवल राइट से ओवरटेक करना है, अगर मल्टी लेन रोड है तो आप लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी आप ओवरटेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन, अगर हम इसकी बात करें, हमारे क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। ओवरटेकिंग व्हीकल ड्रिवन एट स्पीड हायर देन दैट द व्हीकल टू बी ओवरटेकन, जिस व्हीकल को आप ओवरटेक कर रहे हो आप उससे ज्यादा स्पीड में व्हीकल को चलाओगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि पैरेलल ड्राइविंग करना शुरू कर दो, इसको ओवरटेक भी कर रहे हो और इसी की स्पीड पे चला रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा प्रोहिबिटेड है।
तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 170, ओवरटेकिंग ऑफ द व्हीकल इज प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, किस कंडीशन में आप व्हीकल को ओवरटेक नहीं कर सकते हो। तो ऑन द बेंड, कॉर्नर या इस टाइप की ऑब्स्टेकल है कहीं पे तो डेफिनेटली आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। जंक्शन के पास में, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे, इस टाइप पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो क्योंकि कोई वहां पे आ रहा होगा। एट द ट्रांजिट लोकेशन वेयर द रोड नैरो, यहाँ पे भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे रोड नैरो है। ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये भी ऑप्शन ट्रू है, स्कूल या हॉस्पिटल या कोई कंस्ट्रक्शन जोन है तो वहां पे भी आप ओवरटेक नहीं करोगे व्हीकल को। तो ये आपको ध्यान रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी ऑप्शन। तो यहाँ पे भी जो आपका ऑप्शन होगा वो एफ करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ व्हीकल सेल नॉट बी स्टॉप्ड एट, कहाँ पे आप अपने व्हीकल को स्टॉप नहीं कर सकते हो। तो नियर द नैरो रोड, डेफिनेटली आप यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते हो। इन एंड द एक्सेलरेटेड और डीएक्सेलरेटेड लेन, कोई ऐसा लेन है जहाँ पे आपकी व्हीकल सेल्फ एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट कर सकती है, वहां पे आप स्टॉप नहीं करोगे, एक्सीडेंट के चांसेस है। और लेवल क्रॉसिंग पे तो आप व्हीकल को रोक नहीं सकते, पार्क करना वहां पे अलाउ नहीं होता है। ऑन द येलो बॉक्स ऑन द रोड, यहाँ पे भी आप नहीं रुक सकते, जो पेडिस्ट्रियन के लिए बेसिकली बनाया गया होता है, पैदल चलने वालों के लिए, जहाँ से वो क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वहां पे ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द हॉर्न ब्लो, ठीक है, फॉल्स आपको स्टेटमेंट बताना है हॉर्न ब्लो से रिगार्डिंग। अननेसेसरली यूज ऑफ हॉर्न इज प्रोहिबिटेड, तो ये तो सही है ना, फॉल्स बताना है आपको, ये सही है, आप अननेसेसरली हॉर्न नहीं बजा सकते। मल्टी टोन्ड हॉर्न परमिटेड ओनली फॉर द स्पेशल व्हीकल, ये भी सही है। मल्टी टोन हॉर्न इमरजेंसी व्हीकल के लिए होता है, जैसे एम्बुलेंस हुआ, फायर ब्रिगेड की व्हीकल हुई, इस टाइप की व्हीकल। नेक्स्ट जो आपका है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, हाईलाइटेड भी है ऑलरेडी। कंटिन्यूअसली और रिपीटिवली हॉर्न परमिटेड इन साइलेंस जोन, जो भी साइलेंस जोन होते हैं जहाँ पे आपको हॉर्न बजाना ही मना है, तो आप रिपीटिवली हॉर्न कैसे बजा सकते हो। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप एक दो बार हॉर्न बना सकते हो, कुछ फ्रीक्वेंसी के हॉर्न परमिशिबल होते हैं, बट रिपीटिवली या कंटिन्यूअसली नहीं बजा सकते। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इमरजेंसी व्हीकल, इनमें से इमरजेंसी व्हीकल के लिए कौन सा ट्रू है। ये क्वेश्चन मैंने आज ही पोस्ट किया था और मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो इमरजेंसी व्हीकल्स जो होती हैं वो रेड लाइट को भी क्रॉस कर सकती हैं अगर जरूरत है तो। कैन एक्सीड द स्पेसिफिक लिमिट, कोई स्पेसिफिक लिमिट मेंशन की गई है किसी रोड पे तो उसको भी क्रॉस कर सकती हैं। नो एंट्री जोन में भी जा सकती हैं, मतलब इनके पास हायर अथॉरिटी होती है, मोटो पावर होता है, कहीं भी जा सकती हैं। तो ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द प्रायोरिटी विद इन द इमरजेंसी व्हीकल, प्रायोरिटी क्या होती है इमरजेंसी व्हीकल में, कौन पहले जाएगा। सपोज 2-3 व्हीकल आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई, फायर ब्रिगेड की व्हीकल भी आ गई, पुलिस की भी आ गई, कोई और इमरजेंसी व्हीकल आ गई, तो कौन पहले जाएगा। तो इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट जो प्रेफरेंस दी जाती है, दैट इज द फायर सर्विस को दी जाती है। फायर सर्विस के बाद एम्बुलेंस को दी जाती है, एम्बुलेंस के बाद पुलिस को, और इसके बाद अदर कोई व्हीकल्स है। तो इवन दो इसमें जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, एम्बेसडर हैं, उनकी व्हीकल भी इंक्लूड है, इनको भी लास्ट प्रायोरिटी दी गई है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा, दैट इज 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 175, इन अर्बन एरिया मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इससे पहले 2017 में जब रेगुलेशंस बना था, जो रेगुलेशंस आपको पढ़ना है, आपको ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 ये स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये होती है। बट 2018 में गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि वो बहुत सारे रिंग रोड बना दिए हैं, जो सिटीज एरिया हैं वहाँ पे हाईवेज बन गए हैं, बाईपास बन गए हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये स्पीड इंक्रीज कर दिया और उन्होंने ये स्पीड करके कार के लिए 70 कर दिया ये स्पीड, और जो कार्गो व्हीकल होती हैं उनके लिए ये स्पीड 60 हो गई है, अगर बाइक से आप जा रहे हो तो ये स्पीड 50 हो गई है। तो ये स्पीड चेंज हो गई है, 2018 में चेंज हुई, बट आपको जो ड्राइविंग रेगुलेशन है वो 2017 पढ़ना है। तो अगर आपके एग्जाम में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको 2017 के हिसाब से बताना है, तो जो करंट का रूल रेगुलेशंस है आप उसी के हिसाब से आंसर करोगे। तो ये कार है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। अगर सपोज करिए इसी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि इन द अर्बन एरिया मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑफ द कार अकॉर्डिंग टू द मोटर ड्राइविंग रेगुलेशन 2017, तो ऑप्शन होगा आपका ए, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक डाउट आपके मन में और भी आ सकता है
कि सर अगर ऐसा हो गया है, स्टिल हम बहुत सारे एरिया में देखते हैं कि वहां पे स्पीड लिमिट 40 मेंशन होती है। देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया 2018 में, जो स्पीड का मैंने आपको बताया 70, 60, 50, बट इन्होंने कहा कि इसका जो ज्यूरिडिक्शन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा और म्युनिसिपल के पास होगा। अगर किसी म्युनिसिपल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं उसके एरिया में जो रोड है उसकी स्पीड उनके हिसाब से स्पेसिफाइड करनी चाहिए, क्राउडेड एरिया कुछ भी घटानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, व्हाटएवर दैट, इससे ज्यादा नहीं कर सकते वो इस लिमिट के अंदर। अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब जो लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंशन किया इससे कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती है किसी रोड पे मॉडिफाई करना कोई स्पीड, तो वो भी मॉडिफाई कर सकती है। इसलिए आपको बहुत सारे जगह स्टिल ये रूल हटने के बाद भी बहुत सारे जगह आपको दिखेगा कि जो स्पीड लिमिट है वो 40 मेंशन है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी पोस्टर बैनर लगे हैं तो कौन हटाए, गवर्नमेंट का काम है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज 176, लोड ऑन द व्हीकल कैन एक्सीड बाई टू द लिमिट स्पेसिफाइड इन द आरसी बुक, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन बुक में जो मेंशन है वो वेट में भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। वहां पे हाइट भी मेंशन होता है कि अप टू किस हाइट तक आप लोडिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि मैं तो कॉटन लेके जा रहा हूं और मैं अपने ट्रक के 30 फुट ऊपर तक लोडिंग करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको हाइट पे भी कंस्ट्रेन होता है, आपके विड्थ पे भी कंस्ट्रेन होता है। ऐसा नहीं कि पूरा रोड आप ही एक्वायर कर लो, आप बोल दो कि मेरे तो व्हीकल का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो तो अचीव ही नहीं हो रहा है, मैं तो हल्की सामान लेके जा रहा हूं तो मैं पूरा रोड कवर कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको वेट पे भी कंस्ट्रेन होता है, आपके हाइट पे भी कंस्ट्रेन होता है, आपके विड्थ पे भी कंस्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे भी जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ड्राइव द व्हीकल विथ पार्किंग लाइट इज नॉट अलाउड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी व्हीकल खराब नहीं है, किसी सर्कमस्टांस से कुछ किलोमीटर तक अलाउ है कि आप पार्किंग व्हीकल के साथ ड्राइव कर सकते हो, बट इन जनरल यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इन इमरजेंसी केस लाइक दैट, तो इन जनरल आप बात करोगे तो इन जनरल आप पार्किंग लाइट के साथ अपने व्हीकल को ड्राइव नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। नेक्स्ट जो तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो होगा वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होना चाहिए, यहाँ पे स्टेट हो गया गलती से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नो व्हीकल पार्क ऑन द पब्लिक रोड विदाउट डिस्प्लेइंग द रजिस्ट्रेशन प्लेट, तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, ये बिल्कुल सही है। जैसे ब्लैंक प्लेट की व्हीकल है, ठीक है, आपके रजिस्ट्रेशन प्लेट पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इस टाइप के व्हीकल को आप पब्लिक रोड के आसपास या जो भी पार्किंग प्लेस है, पब्लिक पार्किंग प्लेस, वहां पे आप पार्क नहीं कर सकते। तो ट्रू है, हमको फॉल्स ढूंढना है। नेक्स्ट जो आपका है, द रजिस्ट्रेशन प्लेट ऑन द फ्रंट एंड एट द रियर ऑफ द व्हीकल शैल बी क्लियरली विजिबल, ये भी होना चाहिए, ये भी सही है, आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, कॉमन सेंस की बात है। सी ऑप्शन, नो मैटर नो लेटर वर्ड फिगर पिक्चर और सिंबल्स अदर देन द रजिस्ट्रेशन नंबर शैल बी डिस्प्लेड, ये भी सही है, बिल्कुल सही है कि आपके नंबर के अलावा कुछ और भी, जैसे बहुत सारे लोग अपने कास्ट का नाम लिख लेते हैं या कुछ भी लिख लेते हैं, इस टाइप का मार्किंग नहीं होनी चाहिए, तो अभी ट्रू है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा नन ऑफ द, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, सारे स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द ड्राइविंग, इनमें से कौन सी एक्टिविटी आपको ड्राइविंग के टाइम पे नहीं करनी है। यूज ऑफ मोबाइल फोन डेफिनेटली आपको नहीं करना है। वॉचिंग मूवेबल पिक्चर एक्सेप्ट मैप, तो मैप तो आप देख सकते हो, इसके अलावा कोई भी मूवेबल पिक्चर या कुछ भी डिजिटल डिस्प्ले पे आप देख नहीं सकते। एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस आर प्रोहिबिटेड, किसी भी फॉर्म में आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी आपका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑल। जो आपका क्वेश्चन है, प्राइमरी कंडीशन विच फॉलो व्हेन द व्हीकल टो एट नाइट और डार्कनेस और एडवर्स वेदर कंडीशन, तो कौन सी प्राइमरी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। हेडार्स वार्निंग लाइट टोइंग व्हीकल इज वर्किंग, जो व्हीकल टोइंग है उसका वर्क करना चाहिए डेफिनेटली। हैजार्ड वार्निंग लाइट ऑफ द टोड व्हीकल, जिसको टो किया गया है उसका वर्क करना चाहिए, बेसिकली दोनों का वर्क करना चाहिए। अगर दोनों का वर्क नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में आप व्हीकल को टो नहीं कर सकते। जो भी टोइंग व्हीकल है या जो भी टोड व्हीकल है, दोनों की जो हैजार्ड वार्निंग लाइट है वो ऑन होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। और यहाँ पे आपको आंसर की दी गई है, आप आंसर की देख सकते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने को लिए मिला हो, तो औरों के साथ भी शेयर करते रहिए और लेक्चर को लाइक करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।